10th के लिए फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक से आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करने जा रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर बहुत ही इजी वे में और बहुत ही मतलब सरल भाषा और सरल तरीके से इजी वे एंड इजी मेथड से हम करा चुके हैं। आज पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर दोनों पे पैरेलल और सीरीज दोनों मिलाकर एक उन पे एक न्यूमेरिकल के लिए 12-15 मिनट का वीडियो बनाएंगे। उसमें जितने भी सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स एसी वर्मा से भी करवा देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि इसको डिफाइन करें, सबसे पहले डायग्रामेटिकली सर्किट डायग्राम खींच के हम लोग देख लेते हैं क्या है। एक बार सर्किट डायग्राम दिमाग में आ गया है तो फिर डेफिनेशन को रटने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, मतलब उसको हम लोग अच्छे से डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो डायग्राम बनाते हैं पहले। जंक्शन यहां से 3 पाथ निकालते हैं। ये जिगजैग जैसा होता है, ये रेजिस्टर्स को शो कराता है। बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं सर्किट को। ये स्विच ऑन ऑफ करके हम लोग करंट दे सकते हैं, करंट सप्लाई ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा वाला एंड बैटरी का बड़ा या सेल का बड़ा वाला एंड पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, और जितने भी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम लोग बड़े वाले पॉजिटिव एंड का ही दिखाते हैं। ठीक, अब यहां से अगर इस बैटरी से करंट ड्रॉन आई है, फिर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो फिर यहां पे इस पॉइंट को A से दिखा रहे हैं और इस पॉइंट को B से। ठीक है, इस पॉइंट को A और B से चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज क्यों चलता है और किधर से किधर चलता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस के चलते चार्ज फ्लो होता है, यानी करंट फ्लो होता है, और पॉजिटिव एंड से निकल के नेगेटिव एंड की ओर चलता है। और अगर उसको बीच में कहीं इसमें रुकावट मिल गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, मींस कि कहीं से सर्किट ब्रेक कर गया, ओपन हो गया, तो करंट फ्लो नहीं होगा। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। करंट फ्लो करने के लिए क्लोज सर्किट होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए हम लोग स्विच लगा देते हैं और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा, तब चार्ज फ्लो करेगा। किधर से? पॉजिटिव एंड से किधर जाएगा? नेगेटिव एंड के पास। यानी यहां से करंट अगर आई फ्लो किया है तो यहां भी करंट कितना आएगा? बाहर आई ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, आई करंट ही आएगा। ठीक है, अब करंट के पाथ पे देखते हैं थोड़ा सा पाथ के बारे में क्या है। ए के पास एक पॉइंट ए के पास जब करंट आएगा तो यहां से उसको चलने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए तीन पाथ है। फर्स्ट पाथ में करंट I1 फ्लो करेगा, सेकंड पाथ में मान लेते हैं करंट I2 फ्लो कर रहा है, और थर्ड पाथ में मान लेते हैं कि पाथ 3 से I3 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि ऐसा, अब यहां पे देखिए लोग, अब डिफाइन करेंगे इसको। रेजिस्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें चार्ज और करंट के पास मोर देन वन अल्टरनेट पाथ हो, मोर देन वन अल्टरनेट पाथ अवेलेबल होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ठीक है, लिखते हैं डेफिनेशन, अब इसको डिफाइन करते हैं ना बाबू। व्हेन चार्ज, चाहो तो करंट लिख देते हैं, public current has more than
सर्किट है, चलिए पूरा लिख देते हैं। एंड each path रहने देते हैं, more than one path available to flow in a circuit called parallel combination of resistors। ठीक है, तो इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर बोले ना डिफाइन करके तब करना है, एक्सप्रेशन लाना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, तो फिर इसके चक्कर में पड़ते हैं, अदरवाइज सर्किट बना के डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है करंट क्या हो रहा है, वो इच रेजिस्टर्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे उसके उल्टा सीरीज कॉम्बिनेशन के अपोजिट, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता था, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। और सम ऑफ करंट्स कितना हो जाएगा, तो जितना बैटरी से करंट निकल रहा है उसके इक्वल। बैटरी और सेल, चाहे तो सेल भी यूज, हालांकि यहाँ बैटरी यूज किया है तो बैटरी लिखते हैं, ठीक है। दैट इज I इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बैटरी का करंट कितना है I, तो I1 प्लस I2 प्लस I। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन बन सकता है बाबू, इसलिए इस पे फोकस करना है अपने को, ठीक। वोल्टेज के बारे में क्या ख्याल है, तो हम बताएं पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट का होता है, वोल्टेज किसी एक पॉइंट के लिए होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे रजिस्टर्स का एक एंड किस पॉइंट पे है, ए पे, और यहाँ पे अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो बैटरी और इस पॉइंट के बीच ऐसा कुछ भी नहीं लगा है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो कि पोटेंशियल को ड्रॉप कराए, वर्क कराए। तो ए के पास भी वोल्टेज कितना होगा V, और यहाँ पे हम लोग नेगेटिव को 0 मानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। मतलब एक एंड का, सभी रजिस्टर्स के एक एंड का वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और दूसरे एंड का वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वोल्टेज सब में सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इस रेजिस्टर्स इज इक्वल। पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, V1 नहीं, V1 क्या इक्वल होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V, यहाँ पे कितना होगा V, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा V। ठीक है, अब ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं और करंट के और पोटेंशियल और रेजिस्टर के बीच रिलेशन लाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलेंगे बाबू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 कितना हो जाएगा, V बाई R1, I2 V बाई R2, एंड I3 कितना हो जाएगा, V बाई। बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि कैसे मालूम I1, I2 और I3 का वैल्यू निकालना है V बाई R1 करके, क्यों ना यहाँ पे V इक्वल टू I R1 करें। नहीं, हम लोग ना जो टर्म डिवाइड हो जाता है, चाहे वो सीरीज का पोटेंशियल हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन का करंट हो, उस डिवाइडेड टर्म का वैल्यू अपने को नहीं मालूम कि किसमें कितना जा रहा है, तो उसको जो नोन होता है टर्म उसमें एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ करंट I1, I2, I3 अपने को नहीं मालूम, लेकिन अगर बैटरी हम लोग यूज किए हैं तो अपने को मालूम है कि कितने वोल्ट का बैटरी है, और ये भी मालूम है कि रेजिस्टर का वैल्यू
क्या है। ठीक है, इसलिए हम लोग I1, I2, I3 को नॉन वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं, मींस पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब ये तीनों I1, I2 और I3 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट तो हम करेंगे V इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस I1 हो गया, I2 के लिए V बाई R2 प्लस V बाई R3। नाउ अब हम लोग यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स लाने जा रहे हैं, यानी तीनों जो रेजिस्टर्स मिलके इस तरह से अगर हम इसको और इस तरह से हम इसको अरेंज किए हैं, और ये अरेंजमेंट को हटा के बैटरी वगैरह सेम रखेंगे, यही रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये तीनों रजिस्टर वाले अरेंजमेंट हटा के अगर एक सिंगल रजिस्टर यहाँ पे यूज करेंगे, तब उस रजिस्टर और वो रजिस्टर वही करके दे जो तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टर। एंड दैट केस हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम आरपी लिख रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आर मींस रेजिस्टर्स के लिए और पी मींस पैरेलल में। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बाई आरपी। देयरफॉर इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन, ठीक है, इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो I इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 है। नाउ इन केस ऑफ इक्विवेलेंट रजिस्टर RP कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रजिस्टर RP, इक्विवेलेंट रजिस्टर को क्या दिखा रहे हैं, RP से। ठीक है, और ये I इक्वल टू V बाई RP हो गया। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड में कंपेयर करने जा रहे हैं। V बाई आर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई, अच्छा इन तीनों में से V कॉमन ले लेना, V कॉमन लेते तो क्या मिलेगा इधर, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रजिस्टर का वैल्यू होता है। और वैल्यू क्या है, वो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। तो इस वीडियो में, अब इस वीडियो का लेंथ इससे ज्यादा हम नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अब एक 15 मिनट का वीडियो लेकर आएंगे, उसमें थोड़ा सा इसमें स्पेशल केसेस, अगर R1, R2, R3 इक्वल हो जाए और n रेजिस्टर्स लगे हो कॉम्बिनेशन में तो क्या होगा। ठीक है, और अगर दो ही हो तो उसके लिए कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर, और फिर उसका न्यूमेरिकल। मतलब 15 मिनट का एक वीडियो और करेंगे बच्चों। उसके बाद हमको लग रहा है कि अब आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के इस टॉपिक में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी आए तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।